हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे बेटा हम अग्रगामी, पश्चगामी और समान कला। ये क्या होते हैं, ये बच्चों को समझने में काफ़ी परेशानी होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किसे अग्रगामी कहें, किसे पश्चगामी कहें, किसे समान कला कहें। ठीक है ना। और ये आगे हमें जो परिपथों का अध्ययन करना है इसी परिपथ का, उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो हमें ये टॉपिक कराना नहीं थे क्योंकि भाषा वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो समझा रहे हैं तो ज़्यादा बच्चों के समझ में आएगा, इसलिए हम इनको करा रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको हम आपको समझाएंगे, आपके सामने चिट्ठी बने हुए तीनों चीज़ें बताएंगे, और हो सके तो बेस में हम आपको प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ऐसी परिपथ कितने होते हैं और किन किन के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे, और अग्रगामी, पश्चगामी और समान कला के लिए हम आपको समीकरण भी बताएंगे कि समीकरण किस प्रकार से होते हैं। तो आपको ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको जरूर देखना है। और इससे पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल क्या है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। तो वर्ग माध्य मूल मान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से उसको भी आपको देखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो पेपर में आता है। तो उसका लिंक या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में जाकर क्रम से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम पढ़ेंगे पहले पहले पढ़ेंगे हम इसमें क्या, अग्रगामी। सबसे पहले हम चित्र आपके सामने 3 है, हम पहले अग्रगामी पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि अग्रगामी क्या कहलाता है। तो कुछ परिपथों में, ठीक है ना, क्या होता है कि कुछ परिपथों में, और परिपथ आप जानते हो क्या होता है, धारा जिसमें धारा प्रवाहित होती है, परिपथ। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो परिपथ। तो कुछ परिपथों में क्या होता है कि जो धारा है ना, हम जैसे किसी परिपथ में हमने वोल्टेज लगाया, ठीक है, हमने विभवांतर लगाया सेल के माध्यम से या बैटरी के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि धारा मतलब हमने वोल्टेज लगाया, तो वोल्टेज का मान अधिकतम होने से पहले किसका मान ज्यादा हो जाता है, धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तब हम उसे क्या कहते हैं कि जो धारा है वह वोल्टता से अग्रगामी है। कैसी है धारा, वोल्टता से अग्रगामी। अब जैसे आपको ये तो पता है कि जैसे आपने किसी भी चीज में विभवांतर लगाया, तो विभवांतर क्या करेगा, आवेश को लेके जाएगा। विभवांतर धक्का मारेगा आवेश में कि नहीं, तो आवेश चलेगा, तो जिससे क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वोल्टेज है वो अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाता है। वोल्टेज अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाता है, और धारा पहले निकल जाती है, धारा पहले बहने लगती है। धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपने आपने उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि आपने किसी परिपथ में आपने 5 वोल्टेज का विभवांतर लगाया। कितने वोल्टेज का, 5 वोल्टेज का। और मान लो अब इस वोल्टेज को क्या होना है, 5 से 10 होना है। वोल्टेज को 5 से 10 होना है। तो कुछ समय में, टी समय में, वोल्टेज तुम्हारा 7 भी हो पाया। वोल्टेज कितना, 7 वोल्ट हो पाया, और धारा हो गई सीधी 10 एम्पियर। धारा कितनी हो गई, 10 एम्पियर। तो मतलब वोल्टेज नहीं हो पाया 10, लेकिन धारा पहले हो गई। ठीक है ना। तो जो कहने का मतलब है कि धारा का जो मान है वो वोल्टेज के अधिकतम होने से पहले ही क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं क्या, कि जो वो धारा है वो वोल्टता से अग्रगामी है। कैसी है, अग्रगामी है। अब इधर आप चित्र में देख रहे होंगे, देखो ये चित्र है, ये देखिए, ये आपका वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, जो आपको गाड़ी लाइन में दिखाया गया है, गाड़ी लाइन में दिखाया गया है ना, ये गाड़ी लाइन, ये क्या है, ये हमारी वोल्टता है। गाड़ी लाइन क्या है, हमारी वोल्टता है, यानी वोल्टेज है। और जो आपको ये डॉट डॉट वाली लाइन में दिखाया गया है, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। ये गाड़ी लाइन वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, और ये डॉट डॉट वाली लाइन वाला क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब इसमें देखिएगा, ये आपका यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है, बीच में क्या होता है, जीरो। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें वोल्टेज लगाया, तो वोल्टेज देखिए जीरो से चलना प्रारंभ हुआ। वोल्टेज जीरो से चलना प्रारंभ हुआ, और वो आगे बढ़ नहीं पाया कि धारा आगे बढ़ गई, जीरो से होके ना, जीरो से और ऊपर 1 से प्रवाहित हुई। कितने से हुई, 1 से। तो इधर देखिए आपको दिख रहा होगा
कि वोल्टता का जो ग्राफ है वो 0 पे अटका हुआ है और धारा का ग्राफ है वो 0 से कहाँ बढ़ गया है, आगे ऊपर चला गया है कि नहीं। तो अब देखिए वोल्टेज यहाँ आया, धारा अधिकतम चली, ठीक है, फिर देखिए फिर यहाँ से वोल्टेज जैसा चला तो धारा भी यहाँ चली, ठीक है ना। और कहने का मतलब है कि वोल्टेज बाद में खत्म होगा लेकिन धारा पहले खत्म होगी, धारा पहले खत्म। जैसे धारा का मान क्या अधिकतम है, तो धारा अधिकतम मान से चली और सबसे पहले क्या होगी, धारा यहाँ पे खत्म हो गई। और वोल्टेज 0 से चला, वोल्टेज कहाँ पहुंचा, बाद में खत्म हुआ। ग्राफ में बोल रहे हैं हम, वोल्टेज बाद में खत्म हुआ। तो बताइए अग्रगामी कौन है, आगे कौन चल रहा है, धारा। तो इसलिए हम कहेंगे इसको कि जो इस चित्र में जो दिखाया गया है वो धारा जो है, धारा वोल्टता से क्या है, अग्रगामी है। धारा वोल्टता से क्या है, अग्रगामी। अब अग्रगामी है तो इसके लिए हम समीकरण की बात करें, इसके समीकरण आप कैसे लिखोगे। जैसे पूछा जाता है कि अग्रगामी के लिए, अब देखना वोल्टेज तो ज्यों का त्यों है, वोल्टेज ज्यों का त्यों है, तो वोल्टेज का समीकरण क्या लिखेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज तो अपनी लिमिट में है कि नहीं, लेकिन धारा क्या हो रही, अग्रगामी हो गई, धारा क्या हो गई है, अग्रगामी। और ये क्या होता है, इनको हम कला बोलते हैं, अग्रगामी पश्चिमगामी क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। और कला को हमेशा काय में दिखाया जाता है, फाई से, कला को कैसे दिखाया जाता है, फाई से। तो हम कहेंगे कि अगर इसकी कला की बात करें तो कला में जो धारा है वो विभवांतर से कला में क्या है, फाई कला में अग्रगामी है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब आपको जैसे धारा का लिखना है, क्या लिखना है, धारा का, तो आई बराबर क्या आएगा, I0 साइन, ठीक है ना, I0 साइन और कोष्टक चालू, ठीक है। क्या है, कला में अग्रगामी है, फाई कला में क्या है, अग्रगामी है। तो जो ओमेगा टी होता है उसमें क्या जुड़ जाएगा, फाई जुड़ जाएगा। अग्रगामी है ना, अग्रगामी है तो फाई जुड़ेगा, और पश्चिमगामी होती तो फाई क्या होता, घटता, ठीक है। तो जे इसका समीकरण क्या बन जाएगा, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी क्या है, जो कला में धारा वोल्टता से अग्रगामी। अब इसी को हम उल्टा भी बोल सकते, इसी को उल्टा कैसे बोल सकते हैं कि देखो जब धारा अग्रगामी है, आपने बता दिया कि धारा वोल्टता से क्या है, अग्रगामी है, लेकिन हम ये भी तो बोल सकते हैं कि वोल्टता धारा से पश्चिमगामी है, वोल्टता धारा से क्या है, पश्चिमगामी। देखो धारा आगे दिख रही है आपको और वोल्टेज पीछे दिख रहा है, देखो धारा आगे से स्टार्ट हो रही, आगे खत्म हो रही, वोल्टता पीछे से स्टार्ट हो रही और पीछे ही खत्म हो रही कि नहीं हो रही। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि धारा वो वोल्टता धारा से क्या है, पश्चिमगामी। तो अब या करके इन समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या करके कि जैसे मान लो आपको, पहले हम किसका लिखेंगे, धारा का लिखेंगे। अब धारा हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि वोल्टता पश्चिमगामी है, किससे, धारा से। तो धारा का समीकरण तो वही रहेगा, क्या रहेगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि तुलना किसकी कर रहे हैं आप, वोल्टता की कर रहे हैं, तो धारा का समीकरण वैसा ही लिखोगे। लेकिन वोल्टता का कैसा लिखोगे, V बराबर V0 साइन, ठीक है ना। अब पश्चिमगामी है किससे, धारा से, किसमें, फाई कला में। तो पश्चिमगामी के लिए क्या बोला अभी हमने जस्ट पहले, कि घटाना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी और माइनस क्या होगा, फाई। ये है, बस खत्म, ये है। आपको देखना है कौन किससे अग्रगामी, कौन किससे क्या कर रहा है, ठीक है ना, वो आपको देख लेना है। समझ में आ रही बात, आई समझ में कि नहीं, ये चित्र समझ में आया। अब इसी प्रकार से अगला हम देखें, पश्चिमगामी की बात करें तो कुछ परिपथों में क्या होता है, कुछ परिपथों में कि धारा का मान अधिकतम होने से पहले वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है। किसका हो जाता है, वोल्टेज का। हाँ, इस प्रकार से अब देखिए इस चित्र को हम देखें तो जैसे आपसे कहा जाए कि पश्चिमगामी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें तुलना की जाती है हमेशा वोल्टेज से, किससे की जाती है, वोल्टेज से। अगर धारा वोल्टेज से आगे है तो हम कहेंगे अग्रगामी, और अगर वोल्टेज और धारा जो है वोल्टेज से पीछे है तो क्या कहेंगे, पश्चिमगामी। यानी तुलना धारा से की है। धारा को देख लो, एक पकड़ लो, किसको पकड़ लो, धारा को, किसको पकड़ लो आप, धारा को पकड़ लो। धारा आगे है तो अग्रगामी और धारा पीछे है तो पश्चिमगामी। तो कुछ परिपथों में क्या होता है कि धारा का मान अधिकतम होने से पहले वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाता है। आपने वोल्टेज लगाया
तो धारा का मान तो न्यूनतम होगा, लेकिन वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तब हम उस समय क्या कहते हैं कि वो जो धारा है वो वोल्टेज से कला में क्या है, पक्षगामी। ठीक है, जो धारा है वो वोल्टेज से कला में क्या है, पक्षगामी। जैसे आप इस चित्र को देख रहे होंगे, इसमें देखिए जो गाड़ी लाइन वाला है हाईलाइट है ना, ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है, और ये डॉट डॉट वाली डॉटेड लाइन है वो क्या है प्रत्यावर्ती धारा है। अब इसमें देखिए जीरो है, जीरो से हमने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज जीरो से स्टार्ट किया, तो देखो वोल्टेज तो अधिकतम हो रहा है, लेकिन धारा क्या हो रही, न्यूनतम। क्यों, धारा कहाँ चली गई, माइनस में। कहाँ चली गई, माइनस में। धारा माइनस से स्टार्ट हुई, मतलब वोल्टेज हो गया अधिकतम और धारा क्या हो गई, न्यूनतम, माइनस से। ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा तो वोल्टेज कहाँ खत्म हो रहा है, सबसे आगे। ठीक है, और धारा कब खत्म हो रही है, क्या पता, एक मिनट रुको ना, जा है देखो वोल्टेज पहले खत्म हो रहा और धारा पीछे जे है अलग से, जे है। ठीक है, धारा पीछे खत्म हो रही, मतलब धारा पीछे ही निकली और पीछे ही खत्म हो रही, वोल्टेज आगे से गया और आगे ही क्या होगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए कि देखो जैसे मान लो अगर जीरो की बात करें तो जीरो तो प्लस का होता है, ऐसे मान लो वोल्टेज है एन, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से खूब स्टार्ट हुआ, लेकिन धारा हो रही माइनस वन से, तो बताइए जीरो बड़ा है कि माइनस वन बड़ा है, जीरो बड़ा है, तो आगे कौन है, जीरो है, माइनस वन तो पीछे जाता है, छोटी संख्या है। ठीक है ना, तो वोल्टेज हमारा क्या अधिकतम है और धारा का मान क्या है, न्यूनतम है। धारा क्या है, पश्चिमगामी है, धारा पीछे से स्टार्ट हो रही, तो इसको हम क्या कहेंगे कि धारा कला में वोल्टता से क्या है, फाई कला में पश्चिमगामी है, धारा वोल्टता से फाई कला में पश्चिमगामी है। अब इसका अगर हमें समीकरण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे समीकरण, देखो कहाँ लिखते हैं यार, इधर लिखते हैं, इधर लिखे नहीं रहे, यहाँ पे समझ जाना आप, यहाँ लिखे नहीं रहे कि अगर वोल्टता की बात करें, किसकी करें, वोल्टता की, नहीं पहले धारा की कर रहे हैं, हाँ वोल्टता की कर रहे हैं पहले। देखो वोल्टता V बराबर, तो वोल्टता का समीकरण तो वही रहेगा, क्या रहेगा, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा और क्या रहेगा T। लेकिन धारा क्या है, पश्चिमगामी, धारा क्या है, पश्चिमगामी, तो धारा के लिए क्या करेंगे हम, I बराबर I जीरो साइन और ये होगा ओमेगा टी और माइनस फाई, फाई कला में पश्चिमगामी है ना, तो ओमेगा टी में से क्या घटा देंगे हम, फाई घटा देंगे, ये पश्चिम। या करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मान लो, अच्छा अब देखना जरा, जब धारा पश्चिमगामी है तो वोल्टेज क्या होगा, अग्रगामी, वोल्टेज आगे है ना, तो वोल्टेज क्या बोलेंगे, अग्रगामी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर आप आई बराबर क्या लिख रहे हैं, आई जीरो साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, मतलब धारा को आप कोई फर्क नहीं दिखा रहा, धारा ज्यों का त्यों है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर धारा ज्यों के होते हैं तो कौन अग्रगामी होगा, वोल्टेज अग्रगामी होगा। तो वोल्टेज का क्या लिखेंगे हम, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और प्लस अग्रगामी है ना, तो प्लस क्या लिखेंगे, फाई। इस प्रकार से हम समझते हैं अग्रगामी और पश्चिमगामी। बहुत सीधी बात है, जो अग्रगामी होगा तो उसके विपरीत दूसरा क्या होगा, पश्चिमगामी। तुम किसी का भी नाम ले लो, ठीक है ना। इसमें आप देखें ना, इसमें देखो अगर धारा अग्रगामी है तो वोल्टेज क्या है, पश्चिमगामी, वोल्टेज क्या है, पश्चिमगामी। ठीक है, इसमें देखो अगर वोल्टेज अग्रगामी है तो धारा क्या है, पश्चिमगामी। तो हम इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि धारा वोल्टेज से अग्रगामी है या वोल्टेज धारा से पश्चिमगामी। इसको कैसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है या धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है इतने में, अब तो समझ में आ जाएगा, आएगा, क्लियर है। तो ऐसे आपको देखना है, इनके ग्राफ भी आपको सीख लेना है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना है कि जो, हाँ ग्राफ बनाना आना चाहिए, कभी कभी ग्राफ आ जाएगा उसमें बताएंगे कि बताइए फिर कौन किससे क्या है, तो बताना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रखना, देखिए जो अग्रगामी होगा वही ग्राफ सबसे पहले गिरेगा, ये भी ध्यान रखना, जो अग्रगामी होता है वही ग्राफ सबसे पहले गिरता है। देखो यहाँ वोल्टता क्या है, अग्रगामी है, देखो इधर वोल्टता अग्रगामी है, वोल्टता चली और जीरो पे सबसे पहले कौन गिरी, वोल्टता, जो अग्रगामी है वही गिरा पहले। धारा पश्चिमगामी है, धारा यहाँ से चल रही लेकिन कहाँ गिर रही, वोल्टता से पीछे। आगे जाओ, वोल्टता चली तो वोल्टता सबसे आगे गिरी ग्राफ पर,
लेकिन जो धारा है वो इससे पीछे चली और पीछे गिरी, गिरी का नहीं। अब ये नहीं कही होगा सर बात वहां आगे गिरी, वहां आगे नहीं को पीछे, जो पहले गिरेगा वो आगे और जो बाद में गिरेगा वो पीछे। अब इसमें देखना जरा, इस ग्राफ को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अब देखो ये क्या है, आपकी धारा है। अब धारा आपकी अग्रगामी, धारा आगे चल रही, तो देखो, और ये क्या चल रहा है पीछे से वोल्टेज, यहाँ से धारा बढ़ी, यहाँ से वोल्टेज बढ़ा। देखो धारा पहले गिर रही ग्राफ पे, धारा पहले गिर रही है और वोल्टता बाद में गिर रही, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से धारा चली तो धारा सबसे पहले गिरी के नहीं ग्राफ पर, और जो वोल्टता है वो सबसे बाद में गिरी। तो मतलब धारा क्या है अग्रगामी और वोल्टता क्या है पश्चिमगामी। चीजें समझ में आ रही है आपको। अब आती है समान कला की बात। क्या आती है? समान कला की बात। तो कुछ परिपथों में क्या होता है कि विद्युत धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों एक साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, एक साथ प्रवाहित होते हैं। तब हम उसे क्या कहते हैं कि धारा और वोल्टता क्या है समान कला में। जैसे इधर देखिए आप, ये ग्राफ बना है, ठीक है ना। देखो यहीं से आपकी वो गाड़ी लाइन है, वो वोल्टता को दिखा रही, पता है ना, और डॉट डॉट वाली लाइन का को दिखा रही प्रत्यावर्ती धारा को। अब देखो जीरो ही से वोल्टता चल रही है और जीरो ही से क्या हो रही धारा चल रही है, दोनों साथ साथ चले और देखो जीरो में एक साथ गिरे, इस अक्ष पर एक साथ गिरे कि नहीं, वोल्टता धारा अलग अलग तो नहीं दिख रहा है ना। अब यहाँ से फिर उन्होंने चलना स्टार्ट किया, वोल्टता चली, यहाँ धारा चली, ठीक है, और फिर दोनों एक साथ एक संग गिरे, एक साथ गिरे, यानी क्या चल रहा है समा। अब इनको मत देखा करेंगे सर ये ग्राफ में जो ऊंचे उठ गए जो नीचे हैं, ये नहीं देखा जाता है। इसमें ऊपर नीचे नहीं देखो यार, को ऊपर उठो को नीचे, जो नहीं, बस ये आपको एक शख्स देखना पड़ता है कि जहां से वो चलना प्रारंभ करते हैं वहां पे आगे पीछे कौन है, जहां गिर रहे वहां आगे पीछे कौन है, और यहाँ जहां गिर रहे वहां आगे पीछे कौन है, ये देखना पड़ता है बिंदु बस। बाकी इसको नहीं देखा जाता, इसको नहीं देखना आपके आगे के ऊपर कौन उठ रहा है और पीछे कौन उठ रहा है। वो तो होता ही है क्या, वोल्टता हमेशा ऊपर उठती है और धारा हमेशा उसके क्या रहती है नीचे रहती है। अब ऐसा होता क्यों है वो भी किसी यदि किसी व्यंजक में मौका लगेगा तो हम वो भी आपको समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, बट अभी नहीं आपको बता पाएंगे, ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि ऐसा होता क्यों। धारा हमेशा नीचे रहती है और वोल्टता हमेशा ऊपर उठा रहता है। ये कैसे होता है? ये त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसकी मदद से होता है जी, उससे बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों जब कुछ परिपथों में क्या होता है कि धारा और वोल्टता दोनों एक साथ साथ चलते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि धारा और वोल्टता क्या है समान कला में है। बताइए क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है। इनमें बच्चा सबसे ज्यादा क्या होते हैं कंफ्यूज, इनमें बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनके लिए सूत्र सिंपल होते हैं। वोल्टता का करें तो V बराबर क्या होगा V0 sin ओमेगा t। I बराबर बात करें तो I बराबर क्या होगा I0 sin ओमेगा t। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ना कोई पीछे है ना कोई आगे है, सभी क्या है समान कला में, इसलिए इसमें फाई बराबर क्या रहता है जीरो, कला का मान क्या रहता है फाई बराबर जीरो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो आपका अग्रगामी है, ये पश्चिमगामी है, समान कला है। इतनी चीजें आपको समझ जाना ध्यान से, ठीक है ना। ये बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इन चीजें समझने में, और जाना कठिन नहीं है, कुछ नहीं है, बस समझ की बात है, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये पढ़ गया, आप पढ़ेंगे हम प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध और क्या पढ़ना हमें प्रतिघात, और क्या पढ़ना है प्रतिबाधा। क्या पढ़ना है बेटा प्रतिबाधा। इन तीन परिभाषाओं को हम समझेंगे जो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। ये तीन बड़ी परिभाषाएं काफी इंपोर्टेंट है, और ये परिभाषा इनके लिए हमें सूत्र भी निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं इनके लिए? सूत्र निकालना पड़ता है, हम ऐसी परिपथ पढ़ेंगे तो इन तीन परिभाषाओं को समझिए। देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध क्या है, तो वो तो आपने देखो चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, पहले पढ़ चुके कि जब कोई चालक हो,
धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक है ना, या जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सबने पढ़ा है। इसे कहाँ से प्रदर्शित कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित कहते हैं, आर से, ठीक है ना। तो जब कोई चालक हो क्या होता है, विद्युत धारा के मार्ग प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध या डिस्ट धारा के मार्ग, हाँ प्रत्यावर्ती डिस्ट धारा कोई भी कह लो, जब कोई चालक है वो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, जो रुकावट डालता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो हम प्रतिरोध कब निकालेंगे, देखिएगा, जब आपके एसी परिपथ में, देखिए जब आपका परिपथ ऐसा होगा, ऐसा एसी परिपथ होगा, तब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे। और ये क्या है, ये है आपका प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल। क्या है ये, प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। यहाँ पे एसी वोल्टता होती है, क्या होती है, एसी वोल्टता, ठीक है, ये एसी वोल्टता है। तो जब आपका ऐसा परिपथ पढ़ोगे तो हम उसमें क्या निकालेंगे, प्रतिरोध आर का मान निकालेंगे। समझ में आ रही, किसका मान निकालेंगे, प्रतिरोध आर का मान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हाँ है, हाँ ओम के नियम से। अब देखिए, अब आते हैं काय में, हम आते हैं प्रतिबाधा में। काय में आते हैं, प्रतिबाधा में। तो देखो, जब कोई संधारित्र जानते क्या कहलाता है, सी। जब कोई संधारित्र, रुको हमें चित्र बना लेने दो, 1 मिनट फिर बता रहे हैं हम आपको, ऐसे तो फिर आपके समझ में भी नहीं आएगा। प्रतिघात का बोल दिया होगा, प्रतिघात समझा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए, होता है, चलता है, सब चलता है। कोई बात नहीं, सब चलता है। बोलते नहीं रहता ध्यान, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, एसी वोल्टता है ना। चलिए, ये आपका सी है, ये आपका कैपिटल एल है। ठीक है, ये है 3, देखिएगा ये 3 है। तो देखो हमने क्या बोला, जब वो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में कोई चालक रुकावट डालता है या प्रतिरोध आर रुकावट डालता है, तब उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र या प्रेरकत्व, इन दोनों में से कोई एक रुकावट डालता है, तब उस कंडीशन में परिपथ में क्या उत्पन्न होती है, प्रतिघात उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रतिघात उत्पन्न होती है। यह भी एक प्रकार से प्रतिरोध का काम ही करती है। काय का काम करती है, प्रतिरोध का काम करती है। धारा के मार्ग में रुकावट डालती है, लेकिन अंतर यह है कि प्रतिरोध में आर रुकावट डालता है, लेकिन प्रतिघात में कौन डालता है, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में या तो सी डालेगा या फिर एल डालेगा, दो में से कोई। सी भी जानते हैं संधारित्र कैपेसिटर, और एल भी जानते हैं आप क्या है, प्रेरकत्व है। क्या है, प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व या प्रेरकत्व बोल सकते, ठीक है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र सी या प्रेरकत्व एल, इन दोनों में से कोई एक रुकावट डाले, क्या डाले, कोई एक रुकावट डाले, तब उस स्थिति में परिपथ में क्या उत्पन्न होता है, प्रतिघात उत्पन्न होता है। और प्रतिघात को हम काय से प्रदर्शित कहते हैं, एक्स से। प्रतिघात को काय से प्रदर्शित कहते हैं हम, एक्स से। अब सुनिए, ये एक्स से हो गया। अब अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अगर क्या सी रुकावट डाल रहा है, क्या डाल रहा है, सी, तो प्रतिघात हो जाएगी हमारी क्या, एक्स सी। क्या हो जाएगी, एक्स सी। और अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में एल रुकावट डाल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, ठीक है। प्रतिघात क्या बन जाएगी, एक्स एल बन जाएगी। तो जी आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही ना, क्या रखना है जी, आपको याद रखना है। क्या रखना है, जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में संधारित्र सी रुकावट डाले, तो उसकी प्रतिघात को क्या लिखेंगे हम, एक्स सी लिखेंगे। और जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में
एल रुकावट डाले तो उसके प्रतिघात को क्या लिखेंगे हम, XL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, XL। क्लियर, बात समझ में आ गई है कि नहीं। अब आइए प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या है, तो जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध R, संधारित्र C और प्रेरकत्व L, इन तीनों में से कोई दो या फिर ये तीनों, कोई दो या फिर ये तीनों विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, तब उस समय परिपथ में क्या उत्पन्न होती है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रतिबाधा उत्पन्न होती है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक है, मतलब हो सकता है R और C मिलके डाले रुकावट, हो सकता है R और L मिलके डाले रुकावट, हो सकता है L और C मिलके डाले रुकावट, हो सकता है L C R तीनों मिलके रुकावट डाले। तो कितनी कंडीशन भाई, 4। एक कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन और तीनों इकट्ठा 4 कंडीशन। 4 कंडीशनों में प्रतिबाधा उत्पन्न होती है। तो इन 4 कंडीशन में हम काय का फॉर्मूला निकालेंगे, प्रतिबाधा का फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो इसको हम दर्शाते कैसे, जैसे मान लो कि R और L ये दोनों मिलकर रुकावट डाल रहे, तो इसका क्या हो जाएगा, Z LR के RL, क्या बोलती है LR है ना, Z LR हो जाएगा। अगर मान लो R और L मिलके डाल रहे है ना, R और L मिलके रुकावट डाले, Z LR हो जाएगा। और अगर R और C मिलके डाल रहे, क्या कर रहे, तो इसके लिए प्रतिबाधा क्या होगी, ZRC होगी। ठीक है ना। अगर मान लो LCR या हाँ LCR तीनों मिलके रुकावट डाल रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, Z LRC बोला कि RCL, LRC। तो क्या हो जाएगा, Z LRC के LCR का बता क्या बोलते हैं, LCR बोल लो चाहे LRC बोल लो, है ना, LCR बोलते हैं शायद, LCR परिपथ है ना, LC बोलते, LCR ऐसी बोला, सही है। किताब में देख लो आप, पहले LR है या RL है, RL है। अच्छा, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, RL है। फिर RC के, RC सही है। फिर अरे एक LC तो हमने लिया ही नहीं है, एक और है। देखो अगर LC मिलके रुकावट डाले तो क्या लिखेंगे, ZLC। क्या लिखेंगे, ZLC। ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार की प्रतिबाधाएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। समझ में आ रही बात। जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जब प्रतिरोध और कुंडली ये दोनों मिलके प्रतिबाधा उत्पन्न करें तो उसको दर्शाएंगे ZRL से। ठीक है, जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोध और संधारित्र, ये C देखो L जैसा लग रहा, लो R और C मिलकर जब रुकावट डालें तो उसकी प्रतिबाधा को कैसे दर्शाएंगे, ZRC से। जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में L और C मिलकर रुकावट डालें तो उसकी प्रतिबाधा को क्या लिखेंगे, ZLC लिखेंगे। और जब प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में L मतलब प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रेरकत्व L, संधारित्र C और प्रतिरोध R तीनों मिलकर रुकावट डालें तब उसे क्या कहेंगे, उसकी प्रतिबाधा को ZLCR। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब चलिए यहीं पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किन किन का हमें अध्ययन करना है। अच्छा, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधाएं बेटा अंतर दिया गया है आपको बुक्स में, वो बुक्स में से आपको अंतर पढ़ लेना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, एसी परिपथ, तो एसी परिपथ मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं एसी परिपथ, 7 प्रकार का होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जिनको हमें अध्ययन करना है, 7 का, 7 को पढ़ना है। और इनमें से एक परिपथ तो 100% आता ही है एग्जाम में, एक परिपथ 100% आता। ठीक है ना। 4 इंपोर्टेंट हैं, 4 में से कोई एक आता है, लेकिन पढ़ना 7 है,
क्योंकि हमें सिंगल सिंगल, अगर सिंगल सिंगल वाले हम 3 परिपथ नहीं पढ़ेंगे तो वो 2-2 और 3 वाला परिपथ भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले ज्ञान होना चाहिए हमें सिंगल परिपथ का। पहले 3 परिपथों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम 2-2 वाले 3-3 वाले पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना पड़ते हैं 7 और सीखना पड़ते हैं केवल 4। अब वो हो कौन सकते हैं? एक तो होगा आपका क्या, देखो नंबर 1 7 प्रकार के होते ना बोली हमने, तो एक होगा आपका एसी परिपथ जिसमें एल हो। क्या होता है? एसी परिपथ जिसमें एल हो। एसी परिपथ जिसमें एल हो। ठीक है, एसी परिपथ जिसमें क्या हो? एल हो, जिसमें एल जुड़ा हो केवल। जैसे आप देख रहे हो एल वाला कहाँ है, देखो ये है, ये वाला चित्र बनाए ना, ये वाला पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे पढ़ना पड़ता है हमें कौन सा? दूसरा होता है एसी परिपथ जिसमें आर हो। क्या हो? आर। देखो आर वाला ये है सिंगल, इसका अध्ययन करना है। ठीक है, अगला होता है नंबर 3 एसी परिपथ जिसमें क्या जुड़ा हो? सी जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? सी जुड़ा हो। तो सी वाला कहाँ है हमारा? वो है, तो वो पढ़ना पड़ता है। सिंगल सिंगल 3 हो गए। चौथा नंबर होता है, चौथा ऐसा एसी परिपथ जिसमें क्या जुड़ा हो? आर भी जुड़ा हो और एल भी जुड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल आर के आर एल। आर एल क्या कहते हैं? आर और डैश एल, ये कहलाता है आर एल। आर एल परिपथ। ठीक है, क्या कहेंगे हम? आर एल परिपथ। ऐसा परिपथ जिसमें आर भी जुड़ा हो और साथ में एल भी जुड़ा हो, उसको बोलते हैं आर एल परिपथ। ठीक है, अगला नंबर 5 ऐसा परिपथ जिसमें आर भी जुड़ा हो और सी भी जुड़ा हो, तो उसको क्या कहेंगे? आर सी परिपथ। आर डैश सी, आर सी परिपथ, इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, 6वां नंबर क्या पढ़ना है? ऐसा परिपथ जिसमें एल भी जुड़ा हो और सी भी जुड़ा हो, तो वो क्या कहलाएगा? एल सी परिपथ। ध्यान रखना इनके बीच में डैश लगाया जाता है। क्या कहलाएगा? एल सी परिपथ। और ऐसा परिपथ जिसमें एल भी हो, सी भी हो और आर भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? एल डैश सी डैश आर परिपथ। ठीक है, ये सबसे बड़ा परिपथ होता है, सबसे खतरनाक और बड़ा डेरिवेशन इसी का होता है, क्योंकि इसमें निकलती है का प्रतिबाधा और बहुत सी चीजें निकलती हैं। तो इतनी चीजें आपको पढ़ना है। ये परिपथ पढ़ेंगे हम, इनके कला आरेख बनाएंगे, परिपथ बनाएंगे, फेजर आरेख बनाएंगे, इनके सूत्र निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। समझ में आ रही? ठीक है, अच्छा एक इसमें फेजर आरेख की परिभाषा होती है। फेजर आरेख की परिभाषा 2 नंबर कभी कभी पूछ ली जाती है, और उस फेजर आरेख की परिभाषा को भी आपको बुक्स में से पढ़ लेना है। ठीक है ना? अच्छा, मतलब फेजर आरेख क्या है? ठीक है, कोई परिपथ है, कोई परिपथ है, उसको क्या करें कि उसकी धारा और वोल्टता, उसकी धारा और वोल्टता को कला के साथ, किसके साथ? उसकी कला के साथ घूर्णी सदिश आई वेक्टर और भी वेक्टर के रूप में क्या कर दे? वो व्यक्त कर दे या प्रदर्शित कर दे, तो उस प्रकार के आरेख को क्या कहते हैं? हम फेजर आरेख कहते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि मान लो ये क्या है? ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है? आपका वाई अक्ष है। समझ में आ रही? अब बीच से ये परिणामी है, बीच में क्या है? ये परिणामी एक्स का और वाई का, ये सीधा बनाना है, ये तिरछा हो गया है। ठीक है ना? हाँ तो अरे हम फिर से मिटा, देखो ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और अरे भगवान, ठीक है, ये इसका परिणामी है। क्लियर है? अब मान लो कि इसको हम क्या कर रहे हैं? ये क्या है? हमारी वोल्टता। ये क्या है? वोल्टता है। क्या है जी? वोल्टता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? समान कला की कर रहे हैं। अब मान लो इसी में क्या है? इसी में हम दिखा रहे हैं किसको? आई को। किसको दिखा रहे हैं हम? आई को दिखा रहे हैं। इसी में भी को दिखा रहे हैं, इसी में आई को दिखा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या? और ये हमारा कोण होगा। ये क्या होगा? कोण होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ओमेगा टी।
क्या बोलेंगे, ओमेगा टी हो, ठीक है ना। तो ये इसका ऐसा हो जाएगा कि इसको हम कहाँ से मिला देंगे, इससे मिला देंगे, इस अक्ष से मिला दिया, और इसको मिला देंगे आई को हम इस अक्ष से, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भी वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा हमारा आई वेक्टर। और यही क्या है, यही आपका फेजर आरेख है, यही क्या है, फेजर आरेख, ठीक है। मतलब जी ऐसा घूम जाता है, घूर्णी सदिश के रूप में व्यक्त हो जाता है, घूर्णन करता है चारों तरफ, ठीक है, वो कहलाता है फेजर आरेख। तो आपको ध्यान रखना है, अभी तो ये हमने सिंपल सा बताया है, हम हर परिपथ के लिए अलग अलग फेजर आरेख बनाएंगे, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है। अग्रगामी के लिए अलग, पश्च ये समान कला के लिए है, अग्रगामी पश्चगामी सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो हम बताएं, अब जैसे मान लो इसी में देख लो कि जैसे अगर मान लो कि धारा वोल्टता से क्या है, 90 डिग्री अग्रगामी है, धारा वोल्टता से क्या है, अग्रगामी है। तो जो अभी वोल्टता मतलब जो वोल्टता वाली लाइन में धारा प्रेषित है ना, तो क्या करना पड़ेगा, धारा को अग्रगामी दिखाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको क्या करना है, ऐसा बना लेना है। इसमें आएगी अब धारा, इसमें रहेगी वोल्टता, इसमें रहेगी धारा, इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। समझ में आ रही कि नहीं। जब आपको 90 डिग्री अगर धारा को अग्रगामी दिखाना है तो धारा वोल्टता से क्या निकल जाएगी, इसके 90 डिग्री कोण बनाते हुए आगे निकल जाएगी। समझ में आ रही। खैर अभी छोड़ो, जब हम परिपथ पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका फेजर आरेख होता है, फेजर आरेख की परिभाषा हमने बता ही चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे सीधे परिपथ, ठीक है ना, हम सीधे परिपथ पे मूव करेंगे अब। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट थे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, पता चलता है। आप बच्चे कहते हैं नहीं मोस्ट पढ़ो, छोटे छोटे क्या रखा है, आपको पता है एक छोटा सा, एक छोटी सी चींटी उतने बड़े हाथी को ही मार देती है। बच्चे की छोटी सी गलती उसका बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि आपको छोटे से छोटा चीज आपको पढ़ना है, हर चीज गहराई से पढ़ना है। हो सकता है कल के दिन आपको कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बड़ी पढ़ाई करना पड़े, जैसे IIT है, JEE है, नीट का टेस्ट है, मतलब कोई भी आपको पढ़ना है तो वहां पे तो आपको डिटेल से चाहिए कि नहीं। अब आपको 11वीं 12वीं का यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप वहां पे पढ़ भी नहीं पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट हों। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटे का बटन जरूर दबाएं, ठीक है ना, ताकि आगे हम जितने वीडियो डालें वो सभी आपके मोबाइल तक पहुंच सकें, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।